हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज पे। आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर मेरे प्यारे दोस्त अगर पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है 4 बल, 3 बल, 2 बल, 5 बल। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन आप एक बार और कोशिश करें और क्वेश्चन को पढ़ें। इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा पूरा डिटेल से। समांतर चतुर्भुज बल के नियम कह रहा है, समांतर चतुर्भुज बल के नियम जो होता है वो मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है सो दो बल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कितने बल के लिए? 2 बल के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समांतर चतुर्भुज बल के नियम के अनुसार जो है सो 2 बल परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। कितने बल? 2 बल। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है 2 बल। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो राशि यानी जो कि सदिश और ए हो और बी, यानी ए के ऊपर जो एरो दिया हुआ है इसका मतलब ये डिनोट करता है कि ये जो है एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी का परिणाम होगा। मतलब यहाँ से अगर आपको ये आपका ये हो गया, ये वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, लेकिन इसका अगर इसके बीच का जो एंगल जो थीटा दिया हुआ है, ये अगर आपको आर निकालने के लिए हो तो यही 2 बल के बारे में बोला जा रहा है कि कितने बल होगा। तो समांतर चतुर्भुज देख रहे हैं, ये डॉट डॉट करके मिलाया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज की तरह यह है। लेकिन यही 2 बल इसमें जो है सो 2 बल परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 2 बल जो देख रहे हैं आप, ए और बी जो दिया हुआ, इसी का अगर आपको ये थीटा दिया हुआ है, इसका आर अगर निकालना हो तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको फार्मूला भी ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा तो आप इस फार्मूला के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे। बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सेट उलट के। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन को एक बार और शिद्दत से पढ़ें। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष, ठीक है, समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, यानी वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रही है। ऑप्शन दिया है, कहा जाता है कि वह शून्य वेग पर है। वस्तु में अगर परिवर्तन होगा तो क्या वो शून्य वेग में होगा? आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। वेग का मतलब वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी मान के चलिए कि अगर इसका स्थिति कह रहा है कि स्थिति लगातार बदल रहा है, कोई भी चीज़ का स्थिति लगातार बदल रहेगा तो वेग तो शून्य होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऑप्शन 1 तो ऐसा ही गलत है। अगला ऑप्शन है कि कहा जाता है कि वह गतिशील है। गतिशील का मतलब है, ये आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन सारा ऑप्शन को चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। कहा जाता है कि उसने कुछ दूरी तय की है। यहाँ कह रहा है कि स्थिति लगातार बदलती जा रही है। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है कि लगातार स्थिति बदलती जा रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन कह रहा है कि कहा जाता है कि वो आराम की स्थिति में, आराम का तो स्थिति होगा ही नहीं, कहा रहा है कुछ दूरी तय करे, दूरी की कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा। तो स्थिति लगातार बदलती जा रही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि वह क्या है, गतिशील है। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहता है ना, बहुत आसान होता है, बस आपको समझने की थोड़ी सी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, बाद में कि आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और आप देखिएगा, आप क्वेश्चन को जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन उसको अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आप यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। बस क्वेश्चन को, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, बाद में कि आपको ऑटोमेटिक आंसर आज निकल जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो कहा जाता है कि वह क्या है, एक गतिशील है। क्या है, एक गतिशील। जब कोई वस्तु में लगातार परिवर्तन होगा तो क्या दर्शाता है कि हाँ वो एक क्या है, क्यों गतिशील है। गतिशील है तब तो उसमें बदलाव होते जा रहा है ना। चलिए अगला पॉइंट है कि वेग एक समान होने से, वेग एक समान होने से यानी वेग जो है उसका एक समान रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो उसका त्वरण का मान भी, उसमें त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का परिभाषा ही होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब आपका वेग जो है से कांस्टेंट रहेगा, वेग मतलब कोई चेंजिंग नहीं होगा वेग में, तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जब वस्तु विरामावस्था में, जब वस्तु विरामावस्था में रहे मतलब उसमें कोई मतलब एकदम जैसे कि रुका हुआ है, विरामावस्था में, विराम का मतलब ये है कि रुका हुआ है, तो विरामावस्था में है तो वह क्या है, वह एक आराम की स्थिति में, ठीक है, वह एक क्या है, आराम की स्थिति में, उसमें कोई भी गति उति कुछ भी नहीं है, बस वो विराम में है, विरामावस्था में। इसका मतलब एक वो क्या है, एक आराम की स्थिति में। अगला पॉइंट है किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी। फिर से पढ़िए इस पॉइंट को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, पथ का मतलब होता है क्या, रास्ता होता है, ठीक है ना, कोई भी रास्ता आप बोल सकते हैं। तो पथ की प्रारंभिक, प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी को पथ की लंबाई कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये आपका ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। यही कह रहा है कि पथ की, ये मान के चलिए पथ आपका हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पथ हो गया। तब प्रारंभिक ए मान लीजिए और अंतिम बी मान लीजिए, तो ये दोनों के बीच की दूरी को ही क्या बोलेंगे, लंबाई बोलते हैं, ठीक है ना। यही तीसरा पॉइंट में कहा गया है। आगे पॉइंट में यह कहा गया है कि एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है कि कोई भी गतिमान वस्तु है उसका जो स्पीड होता है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी आपको निगेटिव नहीं होगी और कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट यही है। तो उम्मीद है कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है। ऑप्शन ए है कि आयास बट्टे भार, भार बट्टे आयास, भार भुजा बट्टा आयास भुजा। ऑप्शन नंबर डी है नॉट। इसका क्या सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक लाभ बराबर जो होता है, आपको ध्यान में रखना है, भार बट्टा आयास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही उत्तर है, ये आपका भार बट्टा आयास हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भार बट्टे आयास हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भार बट्टे आयास जो है से यांत्रिक लाभ के लिए ये क्या है, एक सही है। इसका जो है भार गुने भार भुजा, ठीक है, बराबर आयास गुने आयास भुजा होता है। इसी को हम क्या कर दिए हैं कि जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे आप इसको, ये भार हो गया, ठीक है ना, और ये आयास हो गया, भार बट्टे आयास अगर लिखेंगे तो ये आयास भुजा ऊपर में जाएगा, ये भार भुजा गुना में है तो ये भार भुजा नीचे में आ जाएगा डिवाइड में, तो भार भुजा भार बट्टा आयास बराबर आयास भुजा बट्टा क्या हो जाएगा, भार भुजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये क्या भार बट्टा आयास क्या कहलाता है, ये आपका यांत्रिक लाभ कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भार का मतलब क्या होता है, कोई भी उत्तोलक, उत्तोलक जैसे मान के चलो उत्तोलक ये होता है, जैसे ये मान के चलिए उत्तोलक, ये आपका जैसे उत्तोलक हो गया, ठीक है ना, ये आपका उत्तोलक हो गया। जैसे कि कहीं कहीं पे देखते हैं ना, एक साइड इस पे कोई बैठा रहता है, इधर से दबाता है, ये उठ जाता है, इसको दबाता है तो इधर वाले व्यक्ति उठ जाता है। कहीं पे स्कूल वगैरह में खेलने उलने के भी लिए जो बीच में मतलब एक लगा हुआ रहता है, जिसको कि इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल में कि इसको क्या बोलते हैं। भार जो हो गया, भार किसको बोलते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। भार जो है लोड होता है जहाँ पे मतलब जैसे कि कहाँ पे लोड उसका पड़ रहा है, जैसे कि उत्तोलक द्वारा जो भारी बोझ उठाया जाता है उसी को लोड कहा जाता है। जो भारी बोझ को क्या करता है, उठाता है, उसी को क्या कहा जाता है। नीचे में जो देख रहे हैं इसको फलक्रम कहते हैं, ठीक है ना, नीचे में जो लगा हुआ है ये देख रहे हैं ये फलक्रम कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है से आयास एफर्ट जो होता है, एफर्ट जो होता है जहाँ से हम कोई चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर यहाँ से हम अगर अब दबा रहे हैं,
अगर यहाँ पे दबा रहे हैं, यहाँ से अगर हम दबा रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो ये मेरा एफर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उत्तोलक द्वारा भारी बोझ को उठाने के लिए आरोपित बल। हम इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे कोई कुछ रखा हुआ है, जैसे कि ये लोड पॉइंट आपका हो गया, ये लोड हो गया, ये आपका हो जाएगा फुलक्रम हो जाएगा, ये आपका एफर्ट हो जाएगा, ये आपका एफर्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर हम एफर्ट लगाते हैं, तो एफर्ट यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे कोई वस्तु अगर रखा हुआ है तो एफर्ट उठाने के लिए इसको हम यहाँ पे बल लगाएंगे, इसको दबाएंगे, तो यही क्या कहलाता है, यही एफर्ट कहलाता है, यानी यही आपका आयास कहलाता है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है कि भार बट्टा आयास होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या रहा है कि एक ट्रक तथा एक कार, एक ट्रक है और एक कार है। एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें प्लीज़, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ें। एक कार तथा एक ट्रक है और एक कार है। ठीक है, दोनों का जो है से गतिज ऊर्जा जो है वो समान है। गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। लिखा है ना कि समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, मतलब दोनों में गतिज ऊर्जा क्या है कि समान है। अब कह रहा है कि इसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो कितना क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। कार जो है ठहरने के पूर्व, यानी जब कार रुकेगी उससे पहले एक लंबी दूरी तय करेगी। आप जो है से मतलब ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आप कार चला रहे हैं या कार चलते हुए देख रहे हैं या कार में बैठे हैं, तो उसकी इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि कार ठहरने के पूर्व क्या एक लंबी दूरी तय करती है। दूसरा है कि दोनों में गतिज ऊर्जा समान है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा दोनों में समान है। ट्रक ठहरने के पूर्व, ट्रक के बारे में कह रहा है कि ट्रक जो ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगी। ऑप्शन डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, आप मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो मैं आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा जब भी आपको कह दे कि ट्रक और कार या कुछ का भी कहे आपको, अगर गतिज ऊर्जा अगर आपको कहे कि मतलब समान है, तो आपका जो उसका जो ठहरने का जो पूर्व उसका जो दूरी जो तय करेगा दोनों का एक सेम ही होगा। ठीक है, दोनों का क्या होगा, सेम ही दूरी तय करके दोनों एक साथ ही रुकेगी, यानी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ये ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। चलिए इसके बारे में देखते हैं पूरा डिटेल में। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व मतलब दोनों को रुकने के पहले जो है एक समान दूरी तय करेगी। अगर ट्रक 10 मीटर आगे जाकर के रुकती है तो कार भी 10 मीटर आगे जाकर के ही रुकेगी। इसका कहने का मतलब यही हुआ। आपको एक फार्मूला यहाँ से ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखा हुआ है के डॉट ई, इसका मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब आपका हो गया मास। ठीक है ना। वी का मतलब हो गया आपका वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी। वी का मतलब हो गया आपका वेलोसिटी, एम का मतलब हो गया मास। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक फार्मूला ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो वी का मतलब तो आपका वेलोसिटी हो गया, यू का मतलब हो गया आपका प्रारंभिक चाल हो गया। ठीक है ना। और एस का मतलब हो गया कि मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। एस का मतलब, ए का मतलब एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ठीक है ना। तो ये भी आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको बहुत एक नॉर्मल साधारण सा है वो, मतलब कभी कभी एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा इस मतलब इस तरीके पे। तो आप जो है वहाँ पे वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसको ध्यान में आपको रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। और वी स्क्वायर बराबर 2as जो ये लिखा हुआ है ये किसका है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ का ये फार्मूला, न्यूटन का थर्ड लॉ से ये फार्मूला निकल के आती है। ठीक है ना। न्यूटन का जो पहला नियम होता है v बराबर यू प्लस ए टी होता है। v बराबर क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है बताइए, दूसरा आपका होता है s बराबर
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। दूसरा होता है ये न्यूटन का सेकंड लॉ, और ये जो है आपका ये तीसरा लॉ हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर इससे मैं आगे की बात करूँ, न्यूटन का जो पहला नियम होता है उससे आपको बल की परिभाषा मिलती है। किससे क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन का पहला नियम से। दूसरा से आपका बल का सूत्र मिलती है। ठीक है, पहला का ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही अच्छे है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला जो होता है लॉ जो होता है उससे हमको क्या चीज़ का परिभाषा, क्या चीज़ मिलती है, क्या चीज़ का उससे रिलेशन है। तो न्यूटन का पहला नियम जो है उससे बल की परिभाषा मिलती है। क्या चीज़ मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या का दूसरा से क्या मिलती है? तो बल का सूत्र, यानी बल का सूत्र मिलती है। जैसे कि उसका सूत्र होता है एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है? ध्यान में रखना, एफ बराबर एम ए होता है। ये आपका जो हो गया ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। आपको ध्यान में रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एफ एस, डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो होगा, नहीं होगा तो जान लीजिए, मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। डब्लू का मतलब तो ये आपका वर्क हो गया, ठीक है, यानी कार्य। एफ का मतलब फोर्स हो गया आपका, फोर्स का मतलब बल। एस का मतलब आप यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, या इसको हम एस से डिनोट कर दिए, अब आपको बुक में भी देखने को एस ही मिलेगा। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट को डी लिख सकते हैं या आप उसके बदले आप एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आप कह सकते हैं। और इस दोनों के जो बीच का जो एंगल होता है उसको कॉस थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है ना, किससे डिनोट करते हैं? कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। अब एक बात हम इसमें आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। अगर मैं बात करूँ, ये मान के चलिए सर्किल है, ठीक है ना, ये सर्किल है। पृथ्वी तो एक सर्किल के समान नहीं है, लेकिन एक दीर्घवृत्ताकार है वो सर्किल, पृथ्वी जो है सो। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, मान के चलिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? ये आपका त्रिज्या हो गया। कह रहा है कि 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। अगर यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है ना, अगर मान के चलिए यहाँ से शुरू हुआ, घूम करके ऐसे करके फिर यहाँ पे आ गया, फिर घूम करके फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ फिर यहाँ पे आ गया। एक बात मुझे बताइए, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है? आपका उत्तर होगा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है ये कि आप अगर यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किए, आप बी पॉइंट पे अगर पहुँच रहे हैं, बी पॉइंट पे डायरेक्ट अगर यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तभी आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन आप ए पॉइंट से शुरू किए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर आ गए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कहेगा आपका इसी में दूरी पूछ ले, तो दूरी आपका दोनों को कुल मिला करके जोड़ करके आप दूरी उसको बता सकते हैं। ठीक है ना, यानी अगर 5 मीटर यहाँ से एक से बी पॉइंट तक है तो आप दूरी 10 मीटर कह सकते हैं, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, यानी आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं आप, ठीक है ना, तब जा करके आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन आप जो है से फिर ए पॉइंट पर यहाँ जाइएगा तो फिर वो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? क्यों? जीरो हो जाएगा। सेम चीज़ इसी में है कि अगर यहाँ से अगर चलना शुरू किए, दीर्घ से घूम करके यहाँ पे आ गए इस पॉइंट से, फिर ये से घूम करके वही कह रहा है कि 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है। जब घूम रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट एस के जगह पर अगर जीरो आ जाएगा तो मान के चलिए कि एस किसी को भी मतलब कोई भी न्यूटन कितना भी रहे त्रिज्या का है ना, कि यहाँ पे 5 लाख दे दे, 5 लाख किलोमीटर त्रिज्या दे दे, कितना भी कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है, यानी विस्थापन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका जो जीरो से कोई भी चीज़ को गुना कीजिएगा तो जीरो ही देगा, तो आपका वर्ग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी आपका जो वर्ग का जो मात्रा को यूनिट होता है क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 0 जूल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका छोटा सा इसको एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है, ठीक है,
तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य 0 जूल के बराबर होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यानी W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पे आपको एफ डी भी लिखा रहा था, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि एस क्या। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि 0 है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि कैसे 0 होगा, ठीक है। तो वही आपका हो गया, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे हैं। समान वृत्तीय गति के लिए, वृत्तीय गति के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना, वो भी समान वृत्तीय गति, ठीक है ना। कैसा वृत्तीय गति, तो समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है उसके बारे में कह रहा है। चाल, गतिज ऊर्जा, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बता दीजिए। जब कोई समान वृत्तीय गति है, जैसे मान के चलिए एक वृत्तीय गति है, ये एक वृत्त हो गया, इसमें अगर गति जो है सो क्या है कि एक इक्वल है, समान गति है, तो इसमें जो स्थिर रहेगा, इसमें गतिज ऊर्जा भी स्थिर रहेगा और इसमें चाल भी क्या रहेगा कि स्थिर रहेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अगर मान के चलिए अगर इसमें समान नहीं रहता, अगर असमान गतिज ऊर्जा रहता तब जा करके ये इसमें आपका ये गतिज ऊर्जा उसमें इंक्लूड होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समान कह रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी समान है, ठीक है ना। जितना मान के चले अगर 5 मीटर पर सेकेंड है तो उसका वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो उसमें आपका जो स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चाल और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जा सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर रहती है वे है क्या है, एक चाल और दूसरा है गतिज ऊर्जा। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है, जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो उसका परिणाम क्या होगा, समान रहता है। उसका परिणाम क्या रहता है, समान रहता है। त्वरण बदलने से, अगर त्वरण में अगर चेंज होता है, त्वरण बदलता है, त्वरण में चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। त्वरण बदलने के कारण वेग बदलता है, त्वरण बदलने के कारण क्या होता है, वेग बदलता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि त्वरण का जो परिभाषा होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में जो अगर वेग में अगर चेंजिंग हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो रहा है, ठीक है ना, त्वरण हो रहा है। तो त्वरण अगर बदल रहा है, त्वरण में अगर चेंजिंग हो रहा है, एक्सेलरेशन में अगर चेंजिंग हो रहा है तो उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी में परिवर्तन होने के कारण एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया हूँ कि वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि त्वरण उत्पन्न हो रहा है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। अगर मैं इससे बात करूं, जैसे ये सर्किल है, अगर इसमें वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, कहीं पे 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे 15 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण कहला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि इसके कारण एक बल लगता है, इसके कारण एक बल भी लगता है, जो कि केंद्र की ओर एक बल भी लगता है, जिसे कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल, जब सरल लोलक का आयाम जो है से बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल पे क्या, जैसे मैं आवर्तकाल, जैसे ये आपका आवर्तकाल हो गया, जैसे कि यहाँ आगे मान के चलिए ये आपका एक ये लोलक हो गया आपका, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, लोलक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आवर्तकाल बराबर फार्मूला था टी बराबर 2π√L/G होता है, ठीक है ना। 2π√L/G होता है। एल क्या होता है, ये लोलक की लंबाई, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन होता है, ठीक है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है पता ही आप लोग को, 22/7 होता है। टी मतलब हो गया आपका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। अगर मैं बात करूं सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आयाम अगर बढ़ाया जाए, घटाया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन आवर्तकाल पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। आपको ये ध्यान में रखना है। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये है, अगर यहाँ से मान के चलिए ऐसे गया, फिर ऐसे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से शुरू ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे आ गया,
तो यहाँ पे मान के चलिए एक चक्कर पूरा करने में, इसी को कह रहा है कि आवर्तकाल जो है से एक दोलन पूरा करने में लगे जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्तकाल का जो ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। आवर्तकाल का बीमा क्या होता है, टी होता है, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं ना, तो उसी का जो है सो एक लेटर, पहला लेटर जो होता है वही इसका बीमा हो गया टाइम, टी, टी से टाइम होता है। तो आवर्तकाल का बीमा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आवर्तकाल का जो आवर्तकाल अधिक होगा जब सुस्त रहेगा, आवर्तकाल कम होगा तब तेज होगा। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे, लेकिन चलिए इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आवर्तकाल आपका हो गया, ठीक है। ये आपका लोलक हो गया, ठीक है ना, ये आपका लोलक हो गया। अगर मान के चलिए आवर्तकाल अधिक होगा, जैसे कि ये अगर सुस्त चलेगा, अगर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से टाइम लगता है, धीरे फिर उधर से आने में भी स्लो लगता है, तो इसका तो टाइम बढ़ेगा ना, टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आप अपने मन मतलब ऐसे सोच करके देख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अगर धीरे अगर जा रहा है, मतलब गति इसका कम है, इसका धीरे धीरे मतलब सुस्त है, ठीक है ना, अगर सुस्त है तो आवर्तकाल तो इसका बढ़ेगा। लेकिन ये जब तेज से ऐसे 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 जब तेज से जाने लगेगा तो इसका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा उसका, कम लगेगा ना। इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि आवर्तकाल अधिक जो होगा, सुस्त जब रहेगा तब धीरे 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 जब इधर से उधर, इधर से उधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, तब धीरे धीरे होगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा आपका, ये टाइम पीरियड हो जाएगा अधिक। और अगर जब तेज से जा रहा है, जब तेज जाएगा तो ये आपका हो जाएगा आवर्तकाल कम, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। तो जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है, जल का पृष्ठीय तनन, जल की संपीड़नशीलता, जल का कोशिकत्व, जल की श्यानता। तो जल की गिरती हुई बूंद जो है सो ये आपका पता है, इजी क्वेश्चन है। जल का पृष्ठीय तनन यानी सरफेस टेंशन के कारण जल की गिरती हुई बूंद जो होती है वो क्या होती है कि स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है, ठीक है ना। आगे, जल की गिरती हुई बूंद का जल का पृष्ठीय तनन जो होता है गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है, ठीक है। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान क्या होती है कि घटना, अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रही है तो इसका सरफेस टेंशन का मान क्या होती है कि घट जाता है। और क्रांतिक कोण जो होता है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। आपको ध्यान में रखना है इसको। पृष्ठ तनाव के कारण ही यानी सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होती है कि पानी से बाहर निकलने पर सेविंग ब्रश जो होता है उसका बाल जो होता है आपस में क्या हो जाती है कि चिपक जाती है। ये किसके कारण होती है, तो ये भी सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। जो सेविंग करने वाला जो होता है ना उसका ब्रश जो होता है आपस में उसका देखते हैं कि चिपक जाता है, तो उसका किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। पतली पतली सुई जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। पतली सुई जो होता है उसको पृष्ठ तनाव के कारण ही जो होते हैं वो पानी में क्या होती है कि वो तैरती है। आगे है कि उस तापमान को क्या कहते हैं जो जब वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है। जब कोई भी टेम्परेचर उबलना शुरू कर देता है तो उसका कारण है क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक। क्वथनांक जो है उसी के कारण जो है से तापमान को, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि तापमान को क्या कहते हैं, कौन सा तापमान होता है जो वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है कि द्रव उबलना शुरू कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं जब वायुमंडलीय दाब पर उबलना द्रव क्या होता है कि उबलना शुरू कर देता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है कि बढ़ता है। मैं बात करूं जैसे कि कहीं पे पहाड़ी वाले इलाका है, ठीक है ना, तो पहाड़ी वाले इलाका पे खाना वहाँ पे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है। जहाँ पे जैसे माउंट एवरेस्ट पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ खाना बनाने में जहाँ पे जैसे जहाँ पे सतह है जैसे कि निचली सतह है वहाँ से ऊपर बनाने में जो है से माउंट एवरेस्ट पे जैसे कि वहाँ पे अगर बना रहे हैं खाना तो क्या होता है कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। जो कि सरफेस पे सतह पे जैसे कि पृथ्वी के सतह पे जो है सो अगर 100 डिग्री पे पानी उबल जाती है, लेकिन वहाँ पे जाकर के आपको ऊपर में उसका प्रेशर कम होता है जिसके कारण 70-80 डिग्री पे ही पानी क्या हो जाती है कि उबल जाती है। पानी जब उबल जाती है तो क्या हो जाती है कि खाना पकने में भी समय लगता है। और इसी के लिए कहा गया है कि दाब बढ़ने पर क्या होता है कि क्वथनांक क्या होती है, बढ़ता है। दाब अगर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। कुछ ऐसे पदार्थ है जिन्हें गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, ठीक है। गर्म करेंगे तो उसका क्या हो जाती है कि मतलब आयतन वॉल्यूम जो है वो
इंक्रीज करता है। जैसे कि घी की बात कर लेते हैं हम, नारियल का तेल की बात कर लेते हैं। नारियल का तेल जो रहता है वो अगर ठंडा रहता है तो मतलब कम उसका आयतन रहता है, लेकिन उसकी को आप गर्म कर दीजिए तो क्या हो जाता है कि आयतन उसका इंक्रीज कर जाता है। धातु की प्लेट हो गया, मोम हो गया, ठीक है ना, ये सब का गर्म करने पर आयतन इसका इंक्रीज होता है। आगे बात करेंगे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें गर्म करने पर आयतन घटता है, ठीक है ना। बर्फ़ हो गया, बर्फ़ का बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा बर्फ़ रहेगा, उसको आप जब गर्म कीजिएगा तो एकदम छोटा सा पानी, मतलब वो इसका आयतन क्या हो जाता है कि घट जाता है। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा जो होता है इसी को आप गर्म कीजिएगा तो इसका आयतन डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है, यानी घटता है। विषमत हो गया। चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या होती है? हमेशा आपको ध्यान में रखे उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ जो होता है वो आपका धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। आपसे पूछ लिया अवतल लेंस की क्या होता है फोकल लंबाई, तो उत्तल लेंस का क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक होगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, स्थिति यदि लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है? तब फोकस दूरी पर निर्भर करती है। क्या? तो प्रतिबिंब जो इमेज जो बनती है उसकी प्रकृति, अब उसका आकार, प्रतिबिंब कैसा बना उसका आकार, स्थिति, ये सब जो है सो लेंस की फोकस दूरी पर ही निर्भर करती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की, ये आपका मान के चलिए कि ये तो आपका हो गया, कौन सा लेंस है ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है आपको? ऐसे होता है, ये आपका अवतल लेंस हो गया, ठीक है ना। ये आपका अवतल लेंस हो गया। ये तो आपका हो गया उत्तल, ये हो गया आपका उत्तल, ये हो गया आपका अवतल हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तल हो गया। इसका हमेशा जो होगा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव होगा। हमेशा ये आपको ध्यान में रखना। अवतल का क्या होता है कि निगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अभी आपको ध्यान में रखना है। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। इसी तरह का सेशन आता रहेगा। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।